हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल के इंडियन ज्योग्राफी में भारत के जो प्रमुख उद्योग है उनका विकास और उनके स्थानीयकरण के कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मानव जो व्यवसाय है उसमें 4-5 प्रकार के व्यवसाय है। उसमें सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय और फिर आता है द्वितीय व्यवसाय। तो उद्योग है वो मानव का जो व्यवसाय है उसकी द्वितीय श्रेणी में आता है, यानी ये द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आता है। द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में क्या आते हैं? उद्योग आते हैं, विनिर्माण है, खाद्य प्रसंस्करण है, विशिष्ट कृषि है, ये सारे द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। तो उद्योग यानी कि क्या है? द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण, वनस्पति काटना, ये सारे यानी कि प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। तो उद्योग एक तो क्या है, मानव का जो व्यवसाय है उसकी यानी कि द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब उद्योग के अंदर क्या होता है कि ये एक उच्च आर्थिक क्रिया है। उद्योग क्या है? उच्च आर्थिक क्रिया है। उद्योग उच्च आर्थिक क्रिया है। ये एक ऐसी उच्च आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और संवर्धन होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं संवर्धन होता है। तो उद्योग ऐसी एक कुछ आर्थिक क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं संवर्धन होता है। या इसको सरल भाषा में कहें कि उद्योग से क्या अभिप्राय है, तो किसी भी यानी कि एक समान वस्तुओं का किसी एक समान वस्तुओं का उत्पादन अनेक फर्म मिलकर करते हैं। अनेक यानी कि कंपनियां मिलकर के करती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑटोमोबाइल जो उद्योग है इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे वो कार का निर्माण करना है तो एक ही वस्तु का निर्माण है वो अलग फर्म मिल करके करती है। जैसे मारुति कंपनी है, वो भी कार बनाती है, मारुति, हीरो, होंडा यानी होंडा, टाटा। तो इस प्रकार एक समान वस्तुओं का निर्माण अनेक फर्म मिलकर के करते हैं, तो उसको उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे यानी कि एक समान वस्तु कार का निर्माण कर रही हैं और उसमें भी अलग अलग फर्म मिलकर के कर रहे हैं, तो ये कौन सा उद्योग होगा? ऑटोमोबाइल उद्योग होगा। इसी प्रकार जैसे दूरसंचार उद्योग है, दूरसंचार उद्योग के अंतर्गत है वो रिलायंस है, एयरटेल है या वोडाफोन है। बहुत सारी कंपनियां मिल करके किसी एक समान वस्तु या सेवाओं का उत्पादन और संवर्धन करें, तो उसको अपन उद्योग कहा जाता है। भारत में जो औद्योगिक विकास है, भारत के अंदर औद्योगिक विकास है, उसको अपन दो यानी कि पीरियड में के अंदर पढ़ सकते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास कब हुआ है। विश्व के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई थी 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? ये इंग्लैंड के से हुई। लेकिन उस समय
भारत में अधिकांश जो जनसंख्या थी वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न थी, कृषि करना, पशुपालन करना, आखेट, इस प्रकार की यानी कि व्यवसाय में सम्मिलित थी। औद्योगिक विकास की जो शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन से शुरू हुई। धीरे धीरे औपनिवेशिक युग में इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत में यानी कि उद्योगों का विकास शुरू हुआ। और भारत में उद्योगों का जो विकास शुरू हुआ है उसमें सबसे पहले जैसे 1853 के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 1800 यानी कि 31 के अंदर चारकोल के अंदर एक लौह प्रगलन संयंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वो यानी कि अनसक्सेसफुल रही। तो सबसे पहले भारत में औद्योगिक विकास के तौर पर सूती वस्त्र उद्योग है उसका विकास हुआ। ये भारत का प्राचीन उद्योग कहलाते हैं। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1853 के अंदर, 1854 के अंदर हुई थी, 54 के अंदर। कब से? कासबजी नाना भाई कासबजी डागर के द्वारा 1854 में मुंबई के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल की शुरुआत हुई। इसके बाद 1855 के अंदर रिसरा के अंदर जूट मिल की भी शुरुआत की गई। तो 1854 से भारत में सूती वस्त्र उद्योग की विधिवत यानी कि शुरुआत की गई थी। अब यदि अपन भारत में औद्योगिक जो विकास है उसको दो पीरियड में पढ़ें कि स्वतंत्रता से पूर्व उद्योगों का विकास और इसके बाद में। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो उद्योगों का विकास हुआ है उसमें ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग है या जूट उद्योग है या कृषि आधारित उद्योग है, इन उद्योगों का विकास ही हो पाया था। लेकिन उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में भारत में औद्योगिक विकास हुआ, उसमें गति आई है। इसके लिए सरकार ने समय समय पर औद्योगिक विकास के लिए प्रयास भी किए हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। कब? 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को उद्योग मंत्री, भारत के प्रथम उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है वो उसको जारी किया गया। और इस नीति के तहत जो उद्योग थे उसको दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, यानी एक तो सार्वजनिक उद्योग और दूसरा निजी उद्योग। यानी कि उद्योगों को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में है और निजी उद्योग। ये जो भारत में उद्योगों की रुग्णता थी, उद्योगों के सामने बहुत प्रकार की समस्या थी, संसाधनों की समस्या थी, पूंजी की समस्या थी, आधारभूत जो विकास है, ढांचे का विकास है उसकी समस्या थी, मार्केट की समस्या थी, वस्तुओं को आयात और निर्यात से संबंधी समस्याएं थी। ये जो समस्या थी तो उद्योगों की रुग्णता है उसको निजात पाने के लिए, रुग्णता को दूर करने के लिए, उद्योगों की बहुत सारी जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने औद्योगिक विकास में सबसे पहला कदम रखा कि प्रथम औद्योगिक नीति जारी हुई 6 अप्रैल 1948 को। और इसमें उद्योगों को दो कैटेगरी में विभाजित किया, एक सार्वजनिक उद्योग और एक निजी उद्योग। उसके बाद में दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को जारी हुई। 30 अप्रैल 1956 को जारी हुई और इसमें भी उद्योगों की रुग्णता और विकास पर ध्यान दिया गया। इसके तहत यानी उद्योगों की 3 कैटेगरियों में बांटा गया। सबसे पहले सार्वजनिक उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में थे, दूसरे निजी उद्योग जो निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा संचालित थे, और तीसरे हैं संयुक्त उद्योग। तो संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार और निजी की दोनों की भागीदारी होती है। तो इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मिश्रित उद्योगों से संबंधित यानी वस्तुओं का निर्माण करने की दृष्टि से दूसरी औद्योगिक नीति पर जोर दिया गया। और दूसरी औद्योगिक नीति
30 यानी कि अप्रैल 1956 में जारी हुई। और द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना यानी हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है और उसमें भारत में औद्योगिक विकास पर खास ध्यान दिया गया था। इसके बाद में धीरे धीरे भारत में उद्योगों को विकास हुआ, यानी कृषि आधारित उद्योग पहले थे, सूती वस्त्र है, जूट है, या अन्य जो यानी गन्ना आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग है। फिर 1991 में उद्योगों के दृष्टि से विदेशों का निवेश था वो शून्य था। विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश नहीं कर पाती थी, या विदेशी कंपनी भारत में आकर के कोई औद्योगिक संयंत्र नहीं लगा पाती थी। उसके लिए बहुत सारी जो लाइसेंस प्रणाली थी वो इतनी टफ थी कि बाहरी जो कंपनियां थी वो भारत में आकर के निवेश नहीं कर पाती थी। तो सरकार ने 1991 के लिए एक, जब भारत की अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो गई थी, तो उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नई औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई और इसमें 91 की नीति के तहत इसमें 3 उद्देश्य रखे गए। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 उद्देश्य रखे गए, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण ये 1900 यानी कि 91 की नीति के तहत जारी किए गए। इसके तहत उदारीकरण के तहत जो उद्योगों को लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया थी, जो नियम थे, जो कानून थे, उसमें शिथिलता अर्थात ढील दी गई, ताकि कोई भी विदेशी कंपनी है वो भारत में आकर के निवेश कर सकती है। तो उद्योगों के जो लाइसेंस प्रणाली थी या उसमें जो नियम थे, जो कानून थे, जो प्रावधान थे, उसमें ढील दी गई। इसको अपन उदारीकरण के नाम से जाना गया। और दूसरा यानी कि है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ करके देखना, ये होता है वैश्वीकरण, कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़कर देखना। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था थी तो उस समय यानी कि कमज़ोर हो रही थी, और दूसरे देशों की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसके साथ में जोड़ करके देखा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर क्यों है, उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, उसमें सरकार की नीतियां या अर्थव्यवस्था में जो कमजोरी है उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इसके लिए वैश्वीकरण लाया गया और इसके बाद में निजीकरण, अधिक से अधिक निजी कंपनियों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया ताकि उद्योगों का विस्तार अधिक हो सके। तो उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार ने इस प्रकार बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास ये रहे हैं जिसके तहत यानी कि उद्योगों का विकास हुआ है। अब इसके बाद इस नीति के अंदर एक प्रावधान था FDI, अभी है वो सरकार FDI लाई है। FDI का मतलब क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष नीति। ये जो निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष जो निवेश है कि कोई भी विदेशी कंपनी है वो भारत में आकर के निवेश कर सकती है या उद्योग लगा सकती है या निवेश विभिन्न वस्तुओं का या सेवाओं का निवेश कर सकती है। इसके लिए क्या लाया गया, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इससे क्या हुआ कि FDI से भारत में जितने भी छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे, छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग, ये लघु और कुटीर उद्योग थे, इनका ह्रास हो गया FDI से। और अधिक औद्योगिक जो विकास की वजह से जो उद्योगों से, विदेशों से, विदेशी कंपनियों से जो वस्तुएं बन करके आ रही थी वो इन स्थानीय जो कुटीर और लघु उद्योग से बनी वस्तुएं थी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है। और इसकी वजह से ये जो लघु उद्योग और भारत में छोटे कुटीर उद्योग थे, जो हस्तशिल्प से संबंधित उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित थे, रोज़मर्रा की बहुत सारी वस्तुएं यानी कि बनाई जाती थी, उसका धीरे धीरे लॉस हो गया है। और आज अपन देखते हैं कि मार्केट के अंदर चाइना जैसे
जो वस्तुएं हैं वो पूरा भरा पड़ा है, यानी भारत में जो कुटीर और उद्योग से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो बिल्कुल नगण्य है या नहीं के बराबर है, क्योंकि ये इससे बनने वाली जो वस्तुएं हैं वो विदेशों से यानी कि जो बनी वस्तुएं हैं उसके सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है, ये महंगी बनती है या इस प्रकार क्वालिटी वाली नहीं बनती है। तो FDI से और इस प्रकार उद्योगों के उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण से भारत में लघु और कुटीर उद्योगों का भी ह्रास हुआ है। जब भारत, इसके बाद एक और बात है कि स्वतंत्रता से पूर्व जब औद्योगिक विकास देखें तो जब से यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था उसमें सूती वस्त्र उद्योग है या जूट उद्योग है या अन्य जो चाय कॉफ़ी जैसे उद्योग है इनको बढ़ावा ज़्यादा दिया गया और यहाँ से सूती वस्त्र के तौर पर भी भारत में जो सूती वस्त्र बनते थे वो ज़्यादातर हथकरघों से बनते थे, ज़्यादातर हथकरघों यानी हैंडलूम से बनते थे और हैंडलूम से बने सूती वस्त्र थे वो मोटे और बुरबुरे हुए करते थे। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के अंदर भारत से खूब सारा कच्चा माल जहाज़ों में भर कर के ब्रिटेन तक लाया जाता और वहाँ मशीनों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसको भारतीय मार्केट में उतारा जाता था। इससे क्या हुआ कि जो विदेशों से बनी हुई वस्तुएं हैं जैसे कपड़े हैं वो मुलायम होते थे, सुडौल होते थे, आरामदायक होते थे, तो लोगों का उनके प्रति आकर्षण ज़्यादा रहा और भारत से जो हैंडलूम से बने उद्योग थे या जो भी वस्तुएं थी या सूती वस्त्र कपड़े थे वो धीरे धीरे यानी कि इन कुटीर और लघु उद्योगों से तैयार होते थे उनका ह्रास हो गया। तो इस प्रकार यानी कि स्वतंत्रता के बाद में भी उद्योगों का विकास हुआ है। अब यदि उद्योग है ये कुछ आर्थिक प्रक्रिया होती है और किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय के अंदर बहुत सारे जो विकसित देश हैं और उन विकसित देशों में लगभग 75% जो जनसंख्या है वो द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में कार्यरत है, अर्थात उद्योग या सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। लेकिन भारत में आज भी यानी कि अधिकांश जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। तो उद्योगों के विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों का विकास होना अति आवश्यक है। अब इन उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? यदि उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कारक होने जरूरी है? इनमें से उद्योगों के स्थानीयकरण की बात करें तो सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता, यानी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल उपलब्ध होना जरूरी है। जैसे लौह इस्पात उद्योग है उसके लिए लौह ऐश का होना जरूरी है, इसके अलावा कोयले का होना जरूरी है। तो ये जो कच्चा माल है इसकी उपलब्धता होना जरूरी है। चाहे दूसरे जो उद्योग है जैसे कृषि आधारित उद्योग है, क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योगों के अंदर कौन से उद्योग आते हैं? जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, वनस्पति तेल या घी उद्योग है, जूट उद्योग है, ये सारे कृषि आधारित उद्योग है। और ये कृषि आधारित उद्योग उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, चाहे सीमेंट उद्योग हो, लौह ऐश उद्योग हो, कृषि आधारित उद्योग हो, खनिज आधारित उद्योग हो, सबके लिए कच्चे माल की उपलब्धता होना जरूरी है। दूसरा है पूंजी, उद्योग के निवेश या इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी का होना जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार विदेशी कंपनियों को यहाँ कच्चा माल उपलब्ध होते हुए भी विदेशी कंपनियों को निवेश करने की छूट दे रही है, क्योंकि भारत सरकार या यहाँ के लोगों के पास में इतनी पूंजी नहीं है, इतनी तकनीकी नहीं है कि उस उद्योग का विकास कर सके। जैसे अभी पेट्रोलियम उद्योग है, पेट्रोलियम क्षेत्र के अंदर है वो विदेशी निवेश ज़्यादा हो रहा है। इनके अलावा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को यानी कि बेचने के लिए मार्केट का होना जरूरी है। तो बाजार है वो भी यानी कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। फिर परिवहन, सस्ता परिवहन। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
को देखें तो लगभग 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे होता है? जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है और भारी और स्थूल जो पदार्थ है उसको परिवहन करने के लिए सबसे सुगम और सस्ता और सरल जो परिवहन है वो जल परिवहन है। भारत एक प्रायद्वीप है और इसके तीनों ओर सागरीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, बहुत सारे बंदरगाह है। इन बंदरगाहों के माध्यम से विदेश के अंदर किसी भी देश से माल को आयात और निर्यात किया जा सकता है बाय जल परिवहन के द्वारा। तो परिवहन की व्यवस्था होना जरूरी है। इसके अलावा सड़क परिवहन है, ये स्थानीय क्षेत्रों को जोड़ती है। सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन है या रेल परिवहन है, ये उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए महत्वपूर्ण है। और सड़क रेल परिवहन कहाँ ज़्यादातर यानी विस्तार होता है? जहाँ मैदानी भाग होते हैं। इसके अलावा यांत्रिक और प्रौद्योगिकी विकास, वर्तमान समय में के अंदर क्या है? तकनीकी और प्रौद्योगिकी का ज़माना है। तो समय समय पर उद्योगों से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसमें नवाचार होना जरूरी है। अगर नवाचार नहीं किया गया तो वो वस्तु मार्केट के अंदर टिक नहीं पाती है या दूसरी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है। तो मॉडिफिकेशन, नवाचार जो होना जरूरी है। नवाचार कैसे होगा? जब उसमें यांत्रिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास होगा। यांत्रिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास से ही यानी जो प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और कोई भी वस्तु या जो उत्पाद है वो अगर नया मॉडिफिकेशन मार्केट में आता है तो उसका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उसकी ज़्यादा क्रेज होती है और धीरे धीरे क्रेज कम होता है, फिर उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। तो इसके लिए औद्योगिक और यानी कि यांत्रिक, तकनीकी, औद्योगिक विकास भी जरूरी है उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए। सरकार की नीतियाँ और अर्थव्यवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी देश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए उसमें सरकार की नीतियाँ हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था है, किस देश की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, वहाँ सरकार की नीतियाँ किस प्रकार की है, वहाँ की जो टैक्स प्रणाली है सरकार की वो कैसी है, वहाँ सरकार है वो जो लाइसेंस, नियम, कानून जो है वो किस प्रकार का है। ये बहुत सारे फैक्टर है जो इस सरकार की नीतियाँ और अर्थव्यवस्था में समाहित है, जो उद्योगों के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा शक्ति और जल की उपलब्धता, शक्ति संसाधन है, क्योंकि देखो उद्योगों के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है और उसमें हजारों की संख्या में एक समान वस्तुएं बना करती है। अलग अलग कंपनियां वस्तुओं का निर्माण करती है। उन वस्तुओं को निर्माण करने के लिए वहाँ मशीनों की आवश्यकता होती है और उस मशीनों को अनवरत रूप से घुमाने के लिए मशीनों को यानी वस्तुओं से उत्पादित करने के लिए मशीनों का संचालन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पावर की या शक्ति के संसाधन की आवश्यकता होती है। तो शक्ति भी कैसी होनी चाहिए? पावर जो ऊर्जा है वो कैसी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी उद्योग लगा रहा है उसको इतनी महंगी बिजली मिल रही है, पावर मिल रही है, जिससे उस वस्तु की कॉस्ट रेट बढ़ जाती है। अगर वस्तु की कॉस्ट रेट बढ़ जाती है तो वो विदेशी मार्केट के अंदर या विश्व स्तर पर अन्य दूसरी वस्तुओं का प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती है। इसीलिए पावर और जल की जो उपलब्धता है ये अनवरत होनी चाहिए और तमाम तरह की कंपनियां हैं, उन जो भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उन मशीनों को संचालन करने के लिए पावर का सस्ते दामों में उपलब्ध होना औद्योगिक विकास का एक आधार है। इसके अलावा सस्ते एवं कुशल श्रमिक। अब भारत देखो जनसंख्या की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ अधिकांश लोग श्रमिक कृषि और अन्य क्षेत्रों में अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। तो सस्ते और कुशल श्रमिक है ये भारत के अंदर यानी कि उपलब्ध है। सस्ते श्रमिक जो अकुशल है वो खूब सारे संख्या में उपलब्ध है। इसके अलावा कुशल श्रमिक भी है, जिससे श्रमिक जो शक्ति है वो भी उद्योगों के विकास का एक आधार बनती है कि बिना श्रमिकों से उद्योगों के अंदर वस्तुओं का उत्पादन करना या उसको यूटिलाइज में लाना या उसकी जो सप्लाई चेन होती है मार्केट तक, इंडस्ट्रीज से लेकर के मार्केट तक सप्लाई चेन होती है, उसमें परिवहन और श्रम शक्ति दोनों का यानी कि योगदान होता है। तो सस्ती श्रम शक्ति भी उद्योगों के विकास की आधार बनती है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे भारत में कौन कौन से उद्योग है और उसका वर्गीकरण।